प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपने टर्म 1 की तैयारी कर ली होगी। अब टर्म 2 के जो पेपर्स हैं, आपके मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे हम। हर वीडियो में आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन दूँगा। इंग्लिश का सेट 1 देख रहे हैं, 10th क्लास का मॉडल पेपर है ये, इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका। इसका 40 नंबर रहेंगे। आपको सभी को मॉडल पेपर मिल चुका होगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे है जो टाइम आपका 1.5 घंटे का रहेगा। पहला जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस के जो दिए गए हैं, यहाँ पे 3 सेक्शन में रहेगा, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर, ठीक है? इस तरह से, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रीडिंग है, 10 नंबर का है। यहाँ पे रीड करना है पैसेज को, मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस एजुकेशन टू ए जोक, यानी एक जोक बना दिया है, इतनी कॉपी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसको जोक बना दिया है। और लेंदी कोर्स ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस आर द रूट कॉज ऑफ इट, यानी कि लेंदी कोर्स भी है और फिर आपका एक ही बार में लास्ट फाइनल एग्जाम होता है, ये इसका मेन कारण बताया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके टेस्टेस जो है समय अनुसार लेते लेते रहना चाहिए ताकि आपकी तैयारी हो जाए। हाउ इज इट इज़ पॉसिबल फॉर मैनी ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस ऑनेस्टी विद इन 3 आवर्स, तो यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 3 घंटे में जो विद्यार्थी अपने परीक्षा देते हैं वो पूर्ण रूप से ईमानदारी से दें। ये सब जो है कैसे होगा? ये सब क्योंकि एक जो है ऑल कोर्स दैट ही हैज़ लर्नड इन फुल 1 ईयर, तो वो कैसे अपने 3 घंटे में, जो 1 साल का उसने पढ़ा है, वो 3 घंटे में कैसे लिख दे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यही पैसेज जो है इस तरह से आपको समझाया गया है, ठीक है? तो इस पैसेज को समझ लेना है, पढ़ लेना है, बिल्कुल आसान पैसेज है, बिल्कुल प्यारा सा पैसेज है, बहुत मज़ेदार पैसेज है, मैंने पढ़ा जो मुझे मज़ा आया। तो इस पैसेज को आप पढ़ोगे। नेचुरली स्टूडेंट्स आर फोर्स टू काम सर्टेन थिंग्स एंड कॉपी अदर फ्रॉम सम सोर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो इसी वजह से जो नेचुरली है, जब बच्चों ने इतना सारा पढ़ा है और 3 घंटे में उसको लिखना है, तो उनको ये जो है मजबूर कर देती है एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी करने के लिए। द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस अराउंड द ईयर, यानी कि एक अच्छा जो रिजल्ट है वो बच्चे का तभी आप डिटरमाइन कर सकते हैं जब आप पूरे साल में उसको जो है आप उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल पढ़ाया और फिर लास्ट में परफॉर्मेंस देखा। द क्लास टीचर शुड बी entrusted with the difficult task. He will have to rise above pretty worldly consideration and must be brave, यानी कि उस क्लास टीचर को डिफ़िकल्टी टास्क को जो है क्लास को समझाना चाहिए, उसके समय अनुसार जो है एग्ज़ाम्स लेने चाहिए और उसका जो ज़िम्मेदारी है कि वो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझे और समझाए और अपने दायित्व को जो है बहादुरी से निभाए, ठीक है? हिज रोल इन दिस कनेक्शन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, उसका मतलब ये रोल है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इस पूरी समरी का ये निकला कि टीचर का जो रोल है वही जो है आपकी मास कॉपिंग को रोक सकता है, यानी टीचर अच्छे होंगे तो आपका मास कॉपिंग जो है रुक जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मेड एजुकेशन ए जोक, जोक क्या बना दिया है एजुकेशन को? तो मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज़ रिड्यूस एजुकेशन टू ए जोक, ठीक है? ये पहली लाइन में ही आपका आंसर है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा एक जोक बना दिया है मास कॉपिंग ने, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ मास कॉपिंग, अब इसकी कॉज क्या है? तो द लेंदी कोर्स जो है वो स्टडी का मटेरियल जो है 1 साल में जो है इसको कंप्लीट कराया जाता है, जो कि सबसे बड़ा जो है ये आपका मास कॉपिंग का प्रमाण है या रीज़न है, ठीक है? उसके बाद में हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट बी डिटरमाइंड, कैसे एक स्टूडेंट का जो है रिजल्ट को डिटरमाइन किया जाए? तो रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हिज परफॉर्मेंस अराउंड द ईयर, इस पैसेज में लिखा है कि पूरे साल की प्रदर्शन के ऊपर उसका जो है रिजल्ट बनना चाहिए, ना कि अंतिम में। के बाद में नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर ए टीचर, तो क्लास टीचर शुड बी entrusted विद द डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है? उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होना चाहिए, उसके ऊपर भार होना चाहिए। ही विल हैव टू राइज अवर पेटी वर्ल्डली कंसिडरेशन एंड मस्ट बी ब्रेव और इम्पार्शियल, वो मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए उसको किसी के साथ में, ठीक है? हिज रोल इज इन दिस कनेक्शन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। अगला है आपको कंप्लीट करना है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग डैश, अब यहाँ पे खाली स्थान भरना था, तो यहाँ पर जो है आप पैसेज में देखोगे तो ये आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हाउ आपको ढूंढना है सबसे पहले, तो यहाँ पर है हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग
टू एक्सप्रेस ऑनेस्टी विद इन 3 आवर्स। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 3 घंटे में कोई इंसान जो है पूरी ईमानदारी से काम करे, ठीक है, जो कि उसने पूरे 1 साल सिखाया उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो लाइन है, मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज़ रिड्यूस एजुकेशन टू ए जोक, पहली लाइन में इसका आंसर है। उसके बाद में मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड परफॉर्मेंस। तो इसका परफॉर्मेंस का आप कोई भी यहाँ से चाहे तो सेंटेंस उठा सकते हो, चाहे आप अपनी मर्जी से कोई सेंटेंस लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो हमने ये आपका जो है आपके पैसेज से ही उठाया। द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाई हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर, ये आपको लाइन मैंने बताई थी। इसके बाद में जो है गिव सुटेबल टाइटल। तो टाइटल इसका होता है टीचर्स रोल, या फिर रोल ऑफ टीचर, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से कोई सा भी एक लिख दोगे तो सारे के सारे सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका बी सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पे राइट करना है लेटर टू यूअर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। यानी कि स्टडी ज़्यादा करे, मेहनत से करे, और अवॉइड करे बैड कंपनी को, यानी कि जो बोलते हैं ना दुर्संगति, जो दूसरे गंदे गंदे लोगों के साथ संगति होती है उसको हटा दें, या फिर उससे बिल्कुल दूर रहें, तो उस चीज़ को हमें समझाना है। और ऑप्शन में एक लेटर आया हुआ है जो कि आपको एरिया मैनेजर बीएसएनएल को रिक्वेस्ट करना है कि सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड फोन ऑफ योर एरिया रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लेटर लिखते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर हो चाहे फॉर्मल लेटर हो, सबसे पहले ऊपर आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम जो है लेटर लिखना शुरू करते हैं। अगर फॉर्मल लेटर जैसे ये बीएसएनएल वाला रहता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो कि आपका पहले आपका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में जो है बीएसएनएल ऑफिस का एड्रेस लिखें, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर जो है आपको एड्रेस अपना लिख देना है। यहाँ पे जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखना, अपना एड्रेस लिखना। अगर इसमें दिया हो, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो आप अपनी मर्जी से लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप एड्रेस लिखने के बाद जैसे आप किसी को लिख रहे हो तो उसका नाम लिखोगे। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल। मैंने तुम्हारी अभी अभी प्रगति पत्र या रिजल्ट जो है अभी हासिल किया। आई एम शॉक्ड टू सी दैट यू हैव मिसरेबली फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। आप मैथ्स और इंग्लिश में फेल हो रहे, इसको देख करके मैं बिल्कुल चकित हो गया। यूअर अटेंडेंस इज बिलो 70%, इट सीम्स दैट यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज़। आपके जो अटेंडेंस है वो 70% है पूरे साल में, और इसका मतलब है कि आप अपनी स्टडी जो है उसको नकार रहे हो, नहीं कर रहे हो। यू हैव डेफिनेटली फॉलन इन बैड कंपनी। ये मतलब ये दर्शाता है कि तुम जरूर किसी बुरी संगत में हो। इफ़ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कंटिन्यूस, अगर इस तरह से ये चलता रहेगा, यू विल फेल इन योर एग्जामिनेशन, तुम अपने परीक्षा में जो है अनुत्तीर्ण हो जाओगे। सो यू शुड मेंड योर वेज बिफोर इट्स टू लेट। तो अपने जो रास्ते को सुधारो, इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इट इज़ हाईली हाई टाइम दैट यू शुड अवॉइड बैड कंपनी, और ये हुई वही समय है जब आप अपने बैड कंपनी को अवॉइड कर दो। पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टडीज़, और अपनी जो है पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करो। ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हमेशा ध्यान रखो कि कड़ी मेहनत जो है सफलता की कुंजी है। होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। और आशा करता हूँ कि आप मेरी जो एडवाइस है उसको स्वीकार करके आज से ही इस काम को शुरू कर दोगे। तो इस तरह से हम जो है बच्चे को समझा रहे हैं, यानी कि यंगर ब्रदर को हम समझा रहे हैं, छोटे भाई को, ठीक है। तो इस तरह से हम समझा देंगे। अब बीएसएनएल का जो लेटर लिखना है, तो सबसे पहले मैंने बताया आप अपना एड्रेस कोई भी लिखेंगे, यहाँ पे अपना मकान नंबर वगैरह, गली मोहल्ला, कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, डेट डालेंगे। उसके बाद में जिसको लेटर लिखना है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, बीएसएनएल ऑफिस में जा रहा है, गवर्नमेंट के लिए है, प्रिंसिपल के लिए है। और जो भी लेटर्स होते हैं ना, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखें, ये सब ऑफिशियल लेटर होते हैं, तो उनको हम जो है फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। और उसमें जो है पहला एड्रेस आपका आता है, उसके नीचे आपका जिस को लिख रहे हो उसका एड्रेस आता है। उसके बाद में सर लिख करके हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ टू bring to you kind notice that my telephone have been dead for last 15 days in our area 156 से श्री राम अपना एड्रेस इसमें बताया। कंप्लेंट्स टू दिस इफेक्ट हैव बीन लॉग्ड, यानी कि 15 दिन हो गए हैं मेरे को ये दर्ज कराए, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर, आप इस विषय में ज़रूर देखें। प्लीज़ गेट द डेड फोन्स इन वर्किंग कंडीशन, और प्लीज़ जो है फ़ोन जो डेड हुए हैं उनको वर्किंग कंडीशन में लाएं। यूएस फेथफुली, और फिर अपना नाम जो है लिख करके धन्यवाद कर दो, ठीक है। आप तो इस तरह से जब लेटर लिखते हो तो आपके वर्ड्स जो हैं सही होने चाहिए। लेटर बड़ा छोटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कंपलसरी हैं और 2 इंटू 6 मार्क्स के। तो यही पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का, जो आपको सेकंड टर्म का जो 1.5 घंटे का पेपर मिलेगा। पहले ऑब्जेक्टिव करना होगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव होगा। राइट ए पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और वर्क इज वर्शिप, दोनों में से कोई एक में लिखना है। आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो आपको डिसिप्लिन पे लिखना है या फिर आपका वर्क इज वर्कशिप पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम किसी एक पे लिख देंगे। तो डिसिप्लिन पे, और मैंने वर्क इज वर्शिप यानी कार्य ही पूजा है इसके ऊपर भी लिखा है, और यहाँ पर डिसिप्लिन जो है सदाचार, वो भी हमने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिसिप्लिन के बारे में आप लिख सकते हैं। डिसिप्लिन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखो, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो ये पहला पैराग्राफ जो है यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे, ये दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ पढ़ करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमारा पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, जहाँ समझाने वाली चीज़ होगी वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिसिप्लिन के बारे में है। आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। और पार्ट में था वर्क इज़ वर्शिप, यानी कि कार्य ही पूजा है। तो ये भी बहुत अच्छा आपका पैसेज है, पैराग्राफ है। इसको भी आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। कुछ चीज़ें अपने आप पढ़ा करो, सीखा करो, तभी जाके एग्ज़ाम में कर पाओगे। वहाँ पे मैं थोड़ी बैठा रहूँगा आपके लिए, तो हर जगह पे मुझे मत शामिल करो। आप जहाँ पे नहीं कर पाओगे वहाँ पे मैं रहूँगा। तो इस तरह से आपका जो है इस आंसर को कंप्लीट करेंगे, जो कि वर्क इज़ वर्शिप है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हम, इसमें है राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे पार्टी, यानी कि आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार लिखा हुआ है इसमें कि बर्थडे पार्टी इज़ अ वेरी स्पेशल डे दैट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि हाँ, बर्थडे हमारा जो है ऐसा स्पेशल दिन है जिसके लिए हम हमेशा इंतजार करते हैं। इट वॉज माई 10th बर्थडे ऑन 9th नवंबर एंड द मोस्ट मेमोरेबल वन। ठीक है, बहुत यादगार था, जो 9 तारीख को मेरा बर्थडे था। और द मोमेंट दैट क्लॉक स्टक 12 एट नाइट, रात को जब घड़ी में 12 बजे, द विशेज स्टार्टेड पोरिंग इन, मेरे ऊपर विशेष की बरसात होने। माई पेरेंट्स एंड ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स कम इन टू माई रूम विद माई फेवरेट चॉकलेट केक, यानी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन जो सब मेरे कमरे में आए चॉकलेट को केक लेके। इस तरह से हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो आप करते हैं उसी चीज़ को लिखा गया। जब आप इसको पढ़ोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप बर्थडे मनाओगे तो ये पैसेज ज़रूर आपको याद आएगा। ठीक है, तो ये इसको आप पढ़िएगा, जब आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज, जो आपने किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आपके मन की बात यहाँ पे लिखी गई है। आप पढ़ के देखना, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिख लोगे, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप इसको याद कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स के। फिलिप्स में हमारा डैश करके मैथमेटिक्स डैश कंसीडर्ड टू बी ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स। तो इज़ और आर है, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको ऑप्शंस को भरना होगा बस। तो मैथमेटिक्स इज़ आ जाएगा ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट है ये। इसके बाद नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू बॉयज़ आर, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ आ गया, यहाँ पे बहुवचन बन गया, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। इन द क्लास नाउ, तो इज़ और आर भरने को बोला था। इसके बाद में है आई बॉट द हाउस दैट बिलोंग्स टू श्यामा। बॉट कर लिया है ना, पास्ट टेंस में चलेंगे तो दैट लगेगा, अगर प्रेजेंट में होते तो हम विच लगा देते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो है हमारा आंसर करना है एनी 3। तो चलिए एनी 3 को देखते हैं। ये पैसेज जो आपके बुक से आया हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद में हमें आंसर देना है। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो द ट्री से लिया गया है। वन हु हैज़ रिटन दिस लाइन, ध्यान रखना है कि आपको जो भी पैसेज हैं, आपके जितने भी पैराग्राफ हैं और जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी के आप जो है ये रचिता के नाम यानी कवि के नाम जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे एड्रीन रिच जो है इसके लेखक हैं। उसके बाद में विच सॉरी व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड, वो अपने सिर के बारे में पोएट जो है वो क्या कह रहा है, ये इसमें आपसे पूछा गया है। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। देखिए कोई चीज़ें, कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लिखते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसकी मीनिंग उसी वर्ड से निकलेगी, उसी वर्ड से ही निकलेगी, तो उस वर्ड को चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि आपके बुक से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द हेड ऑफ पोएट इज इचोइंग विद विस्पर्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी उसके सिर पे ना, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। जैसे अपन क्लास में नहीं पीछे बैठ के खुसफुस फुसफुस करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो वही उसके सिर के पास में हो रही थी, वही अपने बारे में उसको बताना है कि पोइट से अबाउट हेड, हर हेड, उसने अपने सिर के बारे में क्या कहा। तो उसके हेड पर जो है पोएट को ऐसी विस्पर्स जो है आल काइंड की सुनाई दे रही थी। और दीज विस्परीज विस्पर्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लेना, विल कूल डाउन एंड विल बी, नहीं विस्परी सही है, ये भी ठीक है ना, विस्परी
विल कूल डाउन एंड विल बी कम्प्लीटली साइलेंट टुमारो। और ये विस्परिंग जो है, ये खुशफुसाहट है जो ये अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, साइलेंट हो जाएंगी अगले दिन तक या कल तक। ठीक है, इस तरह से ये जो है इसको बताना था हमें। आंसर नंबर 13 है, रीड करना है पैसेज को फिर से। हमारा बेकर, बेकर वाला चैप्टर है, याद आ गया होगा, फटाफट याद आ जाता है आप लोगों को। यहाँ पर है, वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स। तो कहाँ पे, सम वॉल इन पेंसिल, यानी कि कहीं दीवार पे वो पेंसिल से लिखता था। उसके बाद में है, वैन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स। तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो कलेक्ट करता था बिल। तो हम लिख देंगे द बेकर कलेक्ट्स हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ से हम जो है इसको आंसर में डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज ए सिनोनियम ऑफ बिजनेस। बिजनेस और प्रोफेशन जो है दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बस हम बोलने का अपना अपना तरीका है। प्रोफेशन जो है ये भी इनकम के लिए होता है और बिजनेस भी इनकम के लिए होता है। प्रोफेशन जो है एक पेशा है और बिजनेस जो है एक आपका उद्योग है। ठीक है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं उद्योग है या व्यवसाय है। अगला जो है आपका, व्हाट मैसेज डज पोएम एनिमल्स विश टू कन्वे। तो यहाँ पर जो है ये आपको आपको पहले ये जो है ढंग से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे इससे। इसको मैं बता दूंगा लेकिन पहले आप एक बार रीड करिए इसको। मैं साइलेंट होता हूँ, आप रीड करिए। तो देखिए इसमें जो बताया गया है कि कवि जो वॉल्ट वाइटमैन है वो कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, वो मनुष्य को जानवरों की तरह शांत और संघर्षपूर्ण, यानी कि और एक सुखी जीवन जीना चाहिए, है ना। उसे मतलब धन की परवाह, उसके अंदर मतलब लोभी बनना, ये सब व्यवहार जो है उसके अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसको उसके अंदर स्वार्थ जो है, लालचपन है, पाप करने वाला, अपने व्यवहार और व्यवहार में मूर्खता लाने वाला, इस तरह का जो पश्चाताप करने वाला जो है, इस तरह से यहाँ पे बना दिया है। यानी कि मैसेज में ये बोल रहा है कि कवि जो है एनिमल्स को ज़्यादा अच्छा मानता है इंसानों से, इसमें ये कन्वे किया गया है। ठीक है ना, यानी कि ये सब कुछ जो है हमारा जो धन कमाने की जो इच्छा है ना, उसने हमें जो है स्वार्थी, लालची, पाप करने वाला, व्यवहारों से मूर्ख और पश्चाताप करने वाला, रातों की नींद हराम करने वाला बना दिया है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, वाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो दिसंबर की मतलब शादी का क्यों जो है उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। तो भोली पेरेंट्स एक्सेप्टेड दिसंबर्स प्रपोजल बिकॉज, आप इसको पढ़िए एक बार पहले, फिर मैं आपको इसका सही बताता हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझ में आ पाए। तो देखिए विशंबर का जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने इसलिए भोली का जो है रिश्ता विशंबर का स्वीकार किया कि उसके पास एक बड़ी दुकान थी, उसके पास जो है घर था अपना, उसके पास में बैंक अकाउंट में पैसे थे, और वो जो है वो दहेज भी नहीं मांग रहा था, डाउरी भी नहीं मांग रहा था। और उसकी माँ ने सोचा कि अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शायद भोली की जो है शादी ना हो पाए इन फ्यूचर, शायद ऐसा रिश्ता ना मिल पाए, और भोली जो है लक्की मानी जाएगी अगर वो इस तरह के दूल्हे से शादी करती है। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाउ इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ। तो आपको बताना है। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें ब्रेड जो है क्यों इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। तो ये चीज़ हमें बताना है। तो पहले आप इसको एक बार पढ़िए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। पहले एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद मैं आपको इसको हिंदी में बताता हूँ। पहले पढ़िए आप आराम से इसको, शांति से एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, तभी जाके इसका जो है अर्थ आपको समझ पे आएगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये रोटी जो है गोवा में ना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो क्या है, इसमें जो हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि रोटी के उपयोग के बिना ना लगभग कोई भी गतिविधि पूरी नहीं मानी जा सकती। ठीक है, उसके अलावा जो हम लिखेंगे इसमें, तो लोग अभी भी पुराने मतलब पुर्तगाली दिनों में जो उदासीन थे या रहते थे, तो वो भी रोटी हर चीज़ का जो है मतलब उनके हिस्से में भी रोटी हर चीज़ का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, और लोग अभी भी जो है रोटियां बनाते हैं और खाते हैं, और अपनी भट्टियों की आग तभी बुझाते हैं जब तक रोटियां नहीं बन जाती। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका ये आंसर है। और आप यहाँ पे और भी बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्वीट ब्रेड है, यानी कि इसको हम बोल बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्वीट बोल। हम इसको पूरा समझ रहे हैं, इस पैराग्राफ को समझा हमने। अब इसके बाद में हम ये है, जो कि ये स्वीट बोल जो है ना, ये मीठी रोटी शादियों में एक महत्वपूर्ण व्यंजन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम और लिख सकते हैं कि पार्टियों में जो है ब्रेड बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये रोटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका क्रिसमस के लिए केक और बोलिना जो होता है, बोलिना,
ये क्रिसमस में बनते हैं, ये जैसे ये ज़रूरी होते हैं वैसे ये ब्रेड भी पार्टियों में ज़रूरी होती है, ठीक है? इस तरह से। और घर की जो महिलाएँ हैं, वो अपनी बेटी की सगाई पर जो सैंडविच वगैरह की जो परंपरा है, वो निभाते हैं और उसको रोटी के बिना बेईमानी समझी जाती है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर लिखा है। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, तो अगले पार्ट में आपसे कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसोबेल आपको बताना है। तो कैरेक्टर स्केच की बात करें तो ओसोबेल जो है आपको अच्छी तरह से पता है, पहले एक बार इसको पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली में ओसोबेल का कैरेक्टर। इसको पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ओसोबेल जो है ना, एक क्या था, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है? और एक गुप्त एजेंट भी था वो। और उसके अलावा वह बहुत ही मोटा और मैला भी रहता था, ठीक है ना? वो उसने जो है अपने अमेरिकी लिहाज में बात की उसने, ठीक है? और उसके अलावा और भी आप यहाँ पे लिख दोगे पूरा अच्छी तरह से समझाते हुए, जो उसने जो उसे बॉस्टन से लाए थे ना, उनके साथ में जो है अंग्रेजी लिहाज में बात की। वह फ्रेंच और जर्मन भी बोल सकता था, लेकिन संभवतः वह जासूस होने के कारण जो है ना, वो इसको खतरा समझता था, ठीक है? उसके पास बहुत सी महत्वपूर्ण कागज़ तथा कई पुरुषों और महिलाओं की जान जोखिम में डाल देने की जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, जिसने उसको ये करने पे मजबूर कर दिया था। और उसके बाद में जो है कि तेज तर्रार था वो, और उसके पास दिमाग तो एक बड़ी उपस्थिति थी ही, लेकिन हम मान सकते हैं कि जो अगर हम पूरा इसका क्लाइमेक्स निकालें, तो वो जो है मैक्स के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। और उसने फाउल्स बातें कर कर ना एक जो है हास्य की एक बड़ी भावना जो है पैदा करी थी। तो इस तरह से हम जो है इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर, whom did Horace Danby meet at स्टोवर क्रेंच, हाउ डिड मीट अफेक्ट हिज प्लान? तो वो प्लान उसका कैसे तहस नहस हुआ, क्या हुआ उस प्लान में, और वो किससे मिला इस सॉर्टर ग्रेज में, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हॉरेस जो है सॉर्टर ग्रेज में एक, आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो लाल रंग के कपड़े पहने एक युवा और सुंदर महिला से जो है मिला था, ठीक है? उसने मालिक की पत्नी होने का ढोंग किया और उसके उसके लिए गहने निकलवाने के लिए तिजोरी को तोड़ने के लिए उसे धोखा भी दिया। इस तरह से हम जो है इस पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे। और जब उसने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया था, अपने उसके कुत्तों को मतलब समझ लिया था कि उसके कुत्ते का नाम वगैरह क्या है, उस काफ़ी कुछ में जो होशियार था, ज़्यादातर वो रिलेशंस बनाने में नाकामयाब रहा, जो कि वो उसको नहीं आता था। बाकी वो कुत्तों का नाम अच्छी तरह से जान गया था, ठीक है? और उसके अलावा जो है जब इसने चोरी करी, तो वो बिना दस्ताने के इसने चोरी करी और तिजोरी जो है खोल करके पैसे तो निकाले, लेकिन उसकी उंगलियां के निशान जो है वहीं पे रह गए, और जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो इसका प्लान इस तरह से फेल भी हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है 19 नंबर जो अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, व्हाई डज वाली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक? जब वो अपने घर वापस आ रही थी, तो उसने विंडो से देखने का मतलब मन क्यों नहीं बनाया, या फिर क्यों रिफ्यूज़ किया, क्यों मना कर दिया? तो वो जो है बस राइड को एंजॉय कर रही थी, वो मतलब पूरा आनंद ले रही थी, लेकिन वापसी में उसने देखा कि जब वो जा रही थी, तब उसके गाय रास्ते में मिली, जो बस के आगे जो चल रही थी, वो गाय वहाँ पर क्या है कि वो मरी पड़ी थी, ठीक है? वो बस के आगे दौड़ी होगी और वो मरी पड़ी थी, उसके खून वून निकल रहे थे और उसके पैर फैलाए हुए थे, बहुत ही भयानक दृश्य लग रहा था। हाँ, चारों तरफ खून था, और जो है मतलब इस सब चीज़ों को देख करके जो है उसका उत्साह ना, एक्साइटमेंट जो है ना ख़त्म हो गया। और उसकी मेमोरी में बार बार में वो चील को वो की और वो मरे हुए चीज़ें कोई बात बात में याद आ रही थी। तो उसने जो है बिल्कुल सोचा ही नहीं कि उसको वापस वो मुड़ करके देखे उस गांव की तरफ। तो इसीलिए उसने जो है खिड़की से जो है बाहर देखने से इनकार कर दिया कि वो जो है मरी हुई गाय की जो है याद उसे सताए ना, और उसने गांव के तरफ वापस जाने से जो है बिल्कुल मतलब उसकी तरफ देखने से मना कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हुआ आपका इंग्लिश का। और अगले वीडियो के लिए आप बने रहें, पूरा कंप्लीट इसी तरह से हर सॉल्यूशंस को दिया जाएगा आपको समझा करके, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है ना बेहतरीन हो सके। और सारे सब्जेक्ट कराऊंगा बहुत ही तरीके से और बहुत ही आसानी से। जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल संयम रखें, और जो पेपर्स दिए जा रहे हैं उनको आराम से पढ़ें। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने
व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे रिबन चल रही है, इस रिबन पे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जब आपका मेन एग्ज़ाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी, तो भी उनके आंसर्स हम बनाएँगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।